जब इंसान के पास बुरा पैसा आता है तो वो इंसान के जीवन को तहस नहस कर देता है। और आज के जमाने में इस बात को आपने कहीं ना कहीं जरूर महसूस किया होगा, क्योंकि यही कुदरत का नियम है। तो चलिए, आज मैं आपको वर्तमान समय की एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप अंत तक जरूर सुनिएगा। प्रवीण नाम का एक इंसान था जो दुबई में रहता था। प्रवीण ने शादी नहीं की थी, बल्कि उसने संन्यास लेके अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में गुजारने का फैसला लिया। दुबई में प्रवीण अकेला रहता था, इसीलिए वो अपना गुजरान चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरी करता था और साथ ही साथ भगवान के भजन कीर्तन भी करता था। काफी साल दुबई में रहने के बाद प्रवीण एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसने सोचा कि वो दुबई में रहे, उससे अच्छा अपने देश भारत वापस चला जाए और वहां पे जाकर अपना सन्यासी जीवन बिताए। प्रवीण ने भारत में रहते उसके छोटे भाई किशन को फोन किया और कहा कि वो कुछ महीनों बाद हमेशा के लिए भारत वापस आ रहा है। किशन और उसकी पत्नी सीमा दोनों मुंबई में सरकारी नौकरी करते थे और किराए पर रहते थे। सन्यासी भाई के आने की खबर सुनकर किशन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी पत्नी सीमा बहुत नाराज थी। सीमा ने अपने पति किशन से पूछा, तुम्हारा साधु भाई दुबई से आ रहा है तो उसे रखोगे कहाँ? किशन मुस्कुराते हुए बोला, हमारे घर में, और कहाँ? सीमा गुस्सा होकर बोली, वो यहाँ रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे? अपना घर देखा है कितना छोटा है? वो तो साधु है, पूरा दिन घर में पड़ा रहेगा और भगवान की भक्ति करेगा, लेकिन किराया तो हमें ही भरना पड़ेगा ना। हमारे बच्चे की पढ़ाई का क्या? मैं इतने छोटे से मकान में नहीं रह सकती, समझे? उसे बोल दो रहने के लिए कोई आश्रम ढूंढ ले। किशन को भी सीमा की बात ठीक लगी। दूसरे दिन किशन ने प्रवीण को फोन किया और कहा, भाई, आप इतने सालों के बाद इंडिया आ रहे हो, उसकी मुझे और सीमा को बहुत खुशी है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है कि हमारा घर बहुत छोटा है। मुझे चिंता है कि मैं आपको इस छोटे से मकान में कैसे खुश रख पाऊंगा। प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगले, यहाँ मैंने पैसों की बचत की है, वो किस काम की? मैं तो साधु हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा ही तो है। किशन ने धीरे से पूछा, मैं कुछ समझा नहीं भाई। प्रवीण मुस्कुराते हुए बोला, मैं दुबई से कुछ पैसे भेज रहा हूँ, तू मुंबई में मेरे लिए एक अच्छा सा बड़ा मकान ढूंढ ले, ताकि जब मैं आऊँ तब हम सब साथ में उस मकान में रह सके। किशन ने यह बात घर पे जाकर अपनी बीवी को बताई। दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद दुबई से प्रवीण ने किशन को पैसे भेजे और उन पैसों से किशन ने मुंबई में एक बड़ा सा घर बुक करवाया। दूसरी तरफ दुबई में प्रवीण का सेठ उसे नौकरी छोड़ने नहीं दे रहा था, क्योंकि प्रवीण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इसीलिए कुछ साल और प्रवीण दुबई में रहा। किशन और उसकी पत्नी प्रवीण के कहने पर अपने बच्चे के साथ नए मकान में रहने लगे। प्रवीण हर महीने अपने भाई को पैसे भेजता ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सके। समय बीतता गया। तकरीबन 5 साल बाद प्रवीण दुबई छोड़कर मुंबई वापस आया। किशन अपने परिवार के साथ प्रवीण को लेने एयरपोर्ट गया। सब लोग प्रवीण के मकान में गए। मकान बहुत ही सुंदर था। प्रवीण को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला। धीरे धीरे सीमा का स्वभाव बदलने लगा और वो बात बात पर प्रवीण पर चिल्लाने लगी और ताने मारने लगी कि कोई नौकरी तो करते नहीं और पूरा दिन घर पे बैठकर भक्ति करते रहते हो। प्रवीण मन ही मन सब सहता गया, लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आया और उसने किशन और उसकी पत्नी से कहा, तुम लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? किशन बोला, हमारे साथ यहाँ रहना है तो नौकरी ढूंढो, भक्ति का ढोंग करके पूरा दिन घर पे मत बैठे रहो।
समझे? प्रवीण लाचार होकर बोला, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और मैं बूढ़ा भी होने लगा हूँ। अब इस उम्र में कहाँ नौकरी ढूंढने जाऊं मैं? मुझे नौकरी ही करनी होती तो मैं दुबई छोड़कर यहाँ क्यों आता? लेकिन अब मेरा शरीर इस काबिल नहीं रहा है भाई कि मैं नौकरी कर सकूं। सीमा गुस्सा होकर बोली, तो इस घर से चले जाओ और किसी आश्रम में जाकर रहो। प्रवीण गुस्सा होकर बोला, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, भला मैं क्यों जाऊं यहाँ से? किशन ने मकान के सारे कागजात लेकर प्रवीण के मुंह पर मारे और कहा, देख, मकान में मेरा नाम लिखा है तो कायदे से ये मकान तो मेरा हुआ, समझे? प्रवीण कागजात देखकर समझ गया कि उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है। प्रवीण की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो खड़ा खड़ा रोने लगा। सीमा ने प्रवीण का हाथ पकड़ा और उसे मकान के बाहर धक्का देके निकाल दिया। प्रवीण ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहा, देखो, मैं एक सन्यासी हूँ, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा इस उम्र में? भगवान के लिए दरवाज़ा खोल दो और मुझे अंदर आने दो। घर के बाहर प्रवीण को रोते हुए देखकर किशन और सीमा ने पुलिस बुलाई। पुलिस के आते ही किशन और सीमा घर के बाहर आए और प्रवीण पर झूठे आरोप लगाने लगे, जैसे कि वो सीमा को गंदी नज़र से देखता है, घर में शराब पीकर झगड़े करता है, गालियां बोलता है। पुलिस ने जब प्रवीण को गिरफ्तार किया तब उसने किशन और सीमा को सिर्फ इतना कहा कि मेरे जैसे सन्यासी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर तुम लोग कभी सुखी नहीं हो पाओगे। यह घर जो तुमने धोखे से हड़प लिया है, इस घर का सुख तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगा। भगवान सब देख रहा है, इतना याद रखना। प्रवीण को पकड़कर जब पुलिस ले जा रही थी तब सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने पुलिस को बताया कि प्रवीण कितना अच्छा और भोला इंसान है। पुलिस ने प्रवीण को छोड़ दिया। लोगों ने प्रवीण को अपने घर जाने की सलाह दी, लेकिन प्रवीण अपने मकान में नहीं गया। वो चुपचाप सोसाइटी के बाहर निकल गया। आज तक पता नहीं चला कि इस घटना के बाद प्रवीण कहाँ गया। समय बीतता गया। किशन और उसकी पत्नी को नौकरी में प्रमोशन मिलने लगे। उनके पगार में भी बढ़ोतरी होने लगी, लेकिन दोनों पैसा कहीं खर्च नहीं करते थे। सीमा ने किशन को सलाह दी कि हमारे लड़के के उज्जवल भविष्य के लिए हमें पैसे बचा के रखने होंगे। काफ़ी सालों तक दोनों कहीं घूमने नहीं गए, क्योंकि उनका मकसद था सिर्फ पैसे बचाना। सीमा ऐसा सोचती थी कि पहले पैसों की बचत जरूरी है, वैसे भी रिटायर होने के बाद पूरी जिंदगी घूमना ही तो है। कुछ साल बाद सीमा रास्ते से जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में सीमा को बचाने के लिए काफी खर्चा हुआ। सीमा के दोनों पैर को लकवा मार गया। सीमा बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। किशन ने जैसे तैसे उसकी सेवा करना शुरू किया, लेकिन उसमें भी खर्चा होने लगा। तकरीबन 1 साल बाद सीमा कैंसर नामक घातक बीमारी का शिकार हुई। 6 महीने कैंसर का ट्रीटमेंट करने के बाद सीमा का देहांत हो गया। किशन और सीमा ने जो पैसे जमा किए थे, उसमें से 50% पैसे दवाई और ट्रीटमेंट में खर्च हो गए। लोगों ने किशन को दूसरी शादी करने की सलाह दी, क्योंकि उसका लड़का अभी 10 साल का ही था। लेकिन किशन ने लोगों से कहा कि यदि वो दूसरी शादी करेगा तो सीमा का सरकारी पेंशन बंद हो जाएगा। सीमा के मृत्यु के बाद बड़े से मकान में किशन और उसका लड़का रहने लगे और खुद खाना बना के खाने लगे। किशन पैसे बचाने में व्यस्त था। समय बीतता गया और उसका लड़का 21 साल का हो गया। किशन ने अच्छी खासी पूंजी जमा कर ली थी, लेकिन वो कहीं घुमा फिरा नहीं था। ना ही उसने दुनिया देखी थी, ना ही उसने अपने मौज शौक पूरे किए थे। बस एक रोबोट की तरह किशन जिंदगी जिए जा रहा था।
21 साल का होने के बाद लड़का भी अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा और ज्यादातर बाहर खाने लगा। किशन का लड़का देर रात को घर आता और कभी कभी तो वो घर पे भी नहीं आता था। किशन और उसके लड़के के बीच बहुत झगड़े होने लगे। किशन पैसे बचाने में इतना मशगूल हो गया था कि वो अपने लड़के को खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसका लड़का पैसों के लिए चोरी करने लगा, गुंडागर्दी करने लगा। एक दिन जब किशन का लड़का अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तभी उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो अचानक ही मर गया। अपने जवान बेटे की मृत्यु के समाचार सुनकर किशन मन ही मन टूट गया। वो अकेला पड़ गया। किशन ने पैसे तो काफी जमा किए थे, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाया। किशन जब रात को सोता तो उसे उसका भाई रोता हुआ नजर आता, जिसके साथ बरसों पहले उसने धोखा किया था। किशन पागल जैसा हो गया और बकबक करने लगा। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था। एक दिन किशन ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कार्यवाही के दौरान किशन के भाई प्रवीण को ढूंढा, जो काफी दूर जंगल में स्थित एक आश्रम में रहता था। पुलिस ने प्रवीण को ढूंढकर उसके भाई की आत्महत्या के बारे में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि किशन ने अपनी सारी जायदाद, मकान और पैसा अपने भाई प्रवीण के नाम कर दिया है। कहानी का बोध। दोस्तों, यदि आपके साथ कभी धोखा हुआ है तो बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जिसने आपके साथ धोखेबाजी की है, कुदरत उसकी हालत बहुत बुरी करता है। और यदि आपने किसी इंसान के साथ धोखा किया है तो अभी भी आपके पास समय है कि उस इंसान के पास जाकर प्रायश्चित कर लीजिए या फिर माफी मांग लीजिए, क्योंकि यदि कुदरत आपको धोखेबाजी की सजा देने पर उतरेगा तो आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।